नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक बेहद कोमल और सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है बिना दरवाजों वाला घर। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन दिनों की याद है जब जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सादगी में छुपी होती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में डूबते जाएंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी और दिल एक अनकही सी राहत महसूस करेगा। अगर ऐसी मीठी नींद लाने वाली कहानियां आपको सुकून देती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां हर 2 दिन में एक नई कहानी आपको सुनाने आती है। और बताइए जरा, आप किस शहर से सुन रहे हैं और अभी आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। आपके हर कमेंट से, हर लाइक से ये एहसास होता है कि आप वहीं कहीं हैं, सुन रहे हैं और इस नींद भरी दुनिया में मेरे साथ चल रहे हैं। अब चलिए, रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की आवाज को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लें, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस घर की ओर जहां कोई दरवाजा नहीं था और नींद हमेशा खुली मिलती थी। धवलपुर एक ऐसा कस्बा था जो मानो समय की रफ्तार से थोड़ा पीछे चल रहा था। यहां सुबहें धीरे खुलती थीं, दोपहरें नीम की छांव में ठहर जाती थीं और शामें पीले बल्बों की रोशनी में पुरानी कहानियां सुनाती थीं। शहर की आपाधापी से दूर ये जगह किसी पुराने हिंदी उपन्यास की आखिरी पन्नों जैसी थी, थोड़ी भूली हुई पर आत्मा से भरी हुई। इसी कस्बे की बीच की गली में था एक छोटा सा घर जिसकी दीवारें हल्के नीले रंग की थीं और दरवाजा कभी बंद नहीं होता था। हां, आपने सही सुना, उस घर में कोई ताला नहीं था। घर के बाहर लगे लकड़ी के एक पुराने बोर्ड पर हाथ से लिखा हुआ था, यहां कोई ताला नहीं लगता क्योंकि यहां डर नहीं रहता। यह घर था प्रभात नारायण शुक्ला का, 70 वर्ष के वृद्ध पर मन से किशोर। उनका चेहरा सूरजमुखी की तरह खिला हुआ रहता और चाल में वो ठहराव होता जो सिर्फ एक लंबे शांत जीवन का अनुभव ही दे सकता है। उनकी पत्नी थीं शारदा देवी, एक सौम्य स्त्री जिनके चेहरे पर एक अजीब सी स्थायी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने जीवन के सारे दुख भीतर छुपाकर दुनिया को सिर्फ स्नेह बांटना चुना हो। इस घर की एक और खास बात थी, यह न सिर्फ ताले से खाली था बल्कि भय से भी मुक्त था। जब लोग पहली बार इस घर के पास से गुजरते तो रुक जाते, चौंकते, कुछ तो मुस्कुराते हुए कहते, क्या साहस है आजकल के जमाने में। लेकिन जो वहां बार बार आते उन्हें पता था कि यह साहस नहीं, एक जीवन दर्शन था, विश्वास की नींव। प्रभात बाबू हमेशा कहते थे, ताले चोरों को नहीं रोकते, बस हमें डराते हैं, और जब आदमी डरने लगता है तब भरोसा मरने लगता है। उनका यह विश्वास कोई नई सोच नहीं थी, बल्कि उनके पिता पंडित बद्री प्रसाद शुक्ला की दी हुई विरासत थी। पंडित जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने कभी अपने घर की कुंडियां नहीं बंद की। वो कहते थे, जो देश के लिए लड़ सकता है वो अपने घर की रक्षा डर के ताले से क्यों करे। ये घर पीढ़ियों से वैसा ही था। दीवारें नई होती रहीं, छत बदली गई, फर्नीचर आधुनिक हुआ, लेकिन दरवाजा हमेशा खुला ही रहा। एक जीवित घर। इस घर में आने जाने वालों की कोई गिनती नहीं थी। बच्चों की हंसी वहां हर शाम गूंजती, बूढ़े लोग आकर बरामदे में अखबार पढ़ते और राह चलते यात्री अक्सर वहां रुककर पानी पीते। घर की रसोई में हमेशा एक बर्तन में अतिरिक्त खाना रखा रहता, कभी किसी भूखे के लिए, कभी किसी पालतू जानवर के लिए, या कभी बस इसलिए कि कभी कोई भूखा ना लौटे। शारदा देवी अक्सर कहती, जब दिल खुला हो तो दरवाजे को क्या बंद करना। लोगों की बातें धीरे धीरे यह घर पूरे धवलपुर का प्रतीक बन गया। लोग इस घर को खुला घर कहकर पहचानने लगे। किसी को रास्ता पूछना हो तो जवाब मिलता, उस घर के पास से मुड़ जाना जहां ताला नहीं लगता। कई बार चोरों की वारदातें शहर में हुई। लोगों ने प्रभात बाबू से कहा, कुछ दिन तो ताला लगा लीजिए, जमाना अच्छा नहीं। लेकिन वह मुस्कुराते और जवाब देते, अगर मुझे हर किसी पर शक करना पड़े
तो जीने से बेहतर है मर जाना। शांति की सुबह, हर सुबह प्रभात बाबू अपने पुराने रेडियो पर राग भैरव बजाते हुए तुलसी के पौधे में पानी देते। शारदा देवी तुलसी पर जल चढ़ाकर हाथ जोड़ती और बरामदे में बैठ जाती। कभी कभी दोनों की बातचीत बहुत साधारण होती, जैसे आज चिड़ियाओं देर से आईं, लगता है बारिश होगी, या पिछली बार रामू का बेटा जो आया था अब बड़ा हो गया होगा, आवाज भारी हो गई थी उसकी। उनकी बातें साधारण थीं, पर उनका जीवन असाधारण। एक धीमी आहट पर जीवन जब बहुत शांत होता है तो जैसे कहीं कोई करवट लेता है। एक अजीब सी हवा बहती है जो कहती है कुछ बदलने वाला है। प्रभात बाबू को वो हवा महसूस हुई थी। एक शाम जब वो बरामदे में बैठे थे, उन्होंने देखा सड़क से एक अजनबी लड़का 2 बार उसी घर के सामने से गुजरा। उसकी चाल धीमी थी, आंखें चौकन्नी, और चेहरे पर वो बेचैनी थी जो शायद भूख, डर और अपराध बोध के मेल से पैदा होती है। प्रभात बाबू ने उसे गौर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें कुछ महसूस हुआ था। वो सुबह धवलपुर की किसी भी और सुबह जैसी नहीं थी। न चिड़ियों की चहचहाहट पहले जैसी थी, न तुलसी पर जल चढ़ाते शारदा देवी के चेहरे की मुस्कान। मानो हवा में कोई खामोश बोझ लटक रहा हो और सूरज भी आज जल्दी छिप जाना चाहता हो। जब प्रभात बाबू की नींद खुली तो बरामदे में चाय की महक नहीं थी। शारदा देवी रसोई में नहीं थीं। कमरे में सन्नाटा था, बेहद अस्वाभाविक, जैसे कोई अचानक सारी ध्वनियां खींच ले गया हो। उन्होंने उठते हुए आवाज लगाई, शारदा, चाय नहीं बनी? कोई जवाब नहीं आया। उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उठे, चप्पल पहनी और रसोई की ओर बढ़े। वहां शारदा देवी खड़ी थीं, लेकिन बेजान सी। उनके हाथ कांप रहे थे और चेहरा पीला पड़ा था। वो उस पुराने संदूक को घूर रही थीं जो अब वहां नहीं था। प्रभात जी, संदूक वो नहीं है। शब्दों ने जैसे कमरे की हवा काट दी। प्रभात बाबू ने तुरंत पूरे घर का मुआयना किया। बैठक में रखा पीतल का वह घड़ा जिसमें कभी उनके पिता ने आजादी की लड़ाई के चंदे के पैसे रखे थे, वो भी गायब था। शारदा की शादी की 2 साड़ियां जो उन्होंने बड़े जतन से सहेज कर रखी थीं, वो भी नहीं थीं। और अलमारी का छोटा सा लॉकर जो अक्सर खाली रहता था, लेकिन पिछले हफ्ते किसी रिश्तेदार से उधार लिए 5,000 रुपए उसमें रखे थे, वो भी खोल दिया गया था। गली की चुप्पी धीरे धीरे यह खबर मोहल्ले में फैल गई। जैसे किसी पेड़ से पहली बार पत्ते गिरते हैं और बाकी पत्ते कांपने लगते हैं। लोग घर के बाहर जमा हो गए। किसी के चेहरे पर चिंता थी, किसी पर दया, और किसी की आंखों में वह सूना सा मैं तो पहले ही कहता था भाव। आजकल भरोसे की कीमत यही रह गई है। ताला तो जरूरी है भाई, दुनिया वही है। लेकिन प्रभात बाबू चुप थे। वो ना गुस्से में थे, ना टूटे हुए। वे बस सुन रहे थे, जैसे उनकी आत्मा किसी और आवाज की प्रतीक्षा कर रही हो। एक कागज का टुकड़ा जब सब मुआयना खत्म हो गया तो बरामदे के कोने में शारदा देवी ने कुछ देखा। एक कागज आधा मुड़ा हुआ, नीले स्याही से लिखा, बरामदे के फर्श पर सीढ़ियों के पास पड़ा था। प्रभात जी, ये देखिए। उन्होंने वो कागज उठाया। पेपर पतला था, थोड़ी गंध भी थी, जैसे किसी भीगे हुए कमरे से आया हो। लिखा था, मैं चोर हूं, लेकिन यह पहला घर था जहां मैं दरवाजा नहीं तोड़ सका, क्योंकि वह पहले से खुला था। मैं ले गया सामान, पर छोड़ आया आत्मग्लानि। आपने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसे तोड़ दिया। लेकिन यकीन मानिए, इस घर ने मुझे बदल दिया है। हो सकता है मैं वापस आऊं, कुछ लौटाने या खुद को। एक अजनबी। पूरा मोहल्ला चुप था, जैसे कोई आंधी आई थी और सब कुछ उड़ा नहीं, बल्कि कुछ बहुत गहरे बैठा गई हो। प्रभात बाबू ने वह चिट्ठी 2 बार पढ़ी। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जो शायद पीड़ा में भी आस्था की झलक थी। शारदा, इस चोरी में कुछ गया है, पर कुछ आया भी है। शारदा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उनकी आंखें गीली थीं। भरोसे की पहली परीक्षा
उस रात घर के दरवाजे पर कोई कुंडी नहीं चढ़ाई गई। मोहल्ले में कई घरों ने नए ताले खरीद लिए, खिड़कियों पर जाली लगवा ली और कुछ ने सीसीटीवी लगाने की बात शुरू की। लेकिन उस घर में सब पहले जैसा ही रहा। प्रभात बाबू ने फिर से तुलसी को जल दिया, शारदा देवी ने फिर वही बरामदे वाला आसन लिया और बच्चों के लिए पानी की बाल्टी अब भी वहीं रखी जाती रही। पर अब एक चीज बदल गई थी, वो चिट्ठी। वो चिट्ठी अब बरामदे की दीवार पर एक फ्रेम में टंगी थी, जैसे कोई शपथ पत्र हो, जैसे कोई आईना जो इंसान को उसका चेहरा दिखा दे। चिट्ठी जाने किस हाथ से लिखी गई थी, पर उसके शब्द सीधे दिल में उतर गए थे। उस दिन के बाद प्रभात बाबू रोज सुबह चिट्ठी के पास कुछ देर बैठते, जैसे किसी मौन संवाद में लिप्त हों, जिसे कोई और न समझे, बस एक बूढ़ा और उसकी आस्था। शारदा देवी कभी कभी उनसे पूछती, क्या आपको सच में लगता है वो लौटेगा? वो मुस्कुराते हुए कहते, जिस दिल में अपराध बोध जन्म ले लेता है वो कभी चैन से नहीं रह सकता। लौटेगा या खुद से भागता रहेगा। वो कौन था? उस अजनबी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। पुलिस को सूचना देने की बात उठी, पर प्रभात बाबू ने इनकार कर दिया। अगर उसे सजा देने से बेहतर है उसे बदलने देना, तो मैं दूसरी राह चुनता हूं। मोहल्ले वालों ने इसे पागलपन कहा, पर धवलपुर में यह पहला पागलपन नहीं था। पहले भी बहुतों ने कहा था, इस घर का ताला न लगाना मूर्खता है, लेकिन शायद कुछ मूर्खताएं ही समाज की नींव बदल देती हैं। चोर की रात अब दृश्य बदलता है। चलिए उस तरफ चलते हैं जहां से चिट्ठी आई थी। एक तंग सी गली में रेलवे लाइन के पार टूटी हुई छत के नीचे एक लड़का बैठा था। नाम अर्जुन, उम्र लगभग 21 वर्ष। चेहरा झुलसा हुआ नहीं था, पर थका हुआ जरूर था। आंखें डरी हुई थीं, पर अब उनमें कुछ नया था, झिंक। उसने चोरी से जो रुपए लिए थे उनमें से आधे तो उसने फेंक दिए थे एक गटर में, बाकी उसके पास थे, पर वो उन्हें छू भी नहीं रहा था, जैसे वो अब अपने हाथों से डरने लगा हो। उसने खुद से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझ पर भरोसा करेगा। मुझे आदत थी बंद दरवाजों की, ताले तोड़ने की, पर वो घर, उसने मुझे चौंका दिया। उसे याद आया जब वो उस घर में दाखिल हुआ था। कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं। अलमारी खुली, संदूक सामने, कुछ रुपए हाथ में, और फिर उस दीवार पर टंगी तस्वीरें। एक में प्रभात बाबू अपने पोते के साथ हंसते दिख रहे थे, एक में शारदा देवी तुलसी के पास बैठी थीं और एक छोटे बच्चे को पानी पिलाते हुए। वो मेरे जैसे किसी को पानी पिला रही थीं, बिना सवाल पूछे। उसके हाथ कांपने लगे थे, पर वह सामान लेकर चला गया, क्योंकि भूख और आदत ने अब तक आत्मा से लड़ाई जीती थी। पर अब उसके भीतर कुछ हारने लगा था। चिट्ठी का जन्म अर्जुन ने वह चिट्ठी अगले दिन रात को लिखी थी। उसने एक पुराना कागज लिया, एक टूटी हुई पेन चुराई और पहला वाक्य लिखा, मैं चोर हूं। फिर एक एक शब्द जैसे उसके भीतर से टपकता गया। जब सुबह हुई तो वो चिट्ठी लेकर फिर उसी गली में लौटा। वहां खड़ा रहा। दूर से देखा कि घर के बुजुर्ग तुलसी को जल दे रहे हैं। उसने चुपचाप आकर चिट्ठी रख दी और चला गया। लेकिन उस रात से अर्जुन की नींद टूट गई थी। अब कोई उसे सजा नहीं दे रहा था, पर आत्मा का सवाल पीछा कर रहा था। प्रभात बाबू की प्रतीक्षा अर्जुन की कहानी से दूर। उधर प्रभात बाबू अब हर शाम एक दीपक दरवाजे के पास जलाने लगे थे। दीपक छोटा था, लौ धीमी थी, पर उसकी गर्मी किसी को रास्ता दिखाने के लिए काफी थी। एक शाम उन्होंने शारदा से कहा, मैं दीपक इसलिए जलाता हूं ताकि अगर वो लौटे तो अंधेरे में रास्ता न भटके। शारदा देवी ने पूछा, और अगर वो कभी न लौटे? वो बोले, तो कम से कम मेरे अंदर की रोशनी कभी बुझने न पाए। एक सप्ताह बीत गया। एक रात जब धवलपुर में गरज के साथ बारिश हो रही थी और हर घर की खिड़कियां बंद थीं, वो घर अब भी खुला था। बरामदे में रखे दीपक की लौ बारिश में कांप रही थी। अचानक
एक आहट हुई। दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया, गिला, कांपता, रुका हुआ, और फिर एक धीमी दस्तक। बारिश थमी नहीं थी। बिजली की चमक के बीच वो साया फिर दिखाई दिया, दरवाजे के बाहर, गीला और कांपता हुआ। भीतर दीपक की लौ भी अब बुझने के कगार पर थी, लेकिन बुझी नहीं, मानो वह लौ किसी प्रतीक्षा में अड़ी हुई थी। दरवाजे पर तीसरी बार हल्की सी दस्तक हुई। प्रभात बाबू ने धीरे से आंखें खोलीं। वे बैठक में सो रहे थे, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ध्वनि ने उन्हें जगा दिया हो। शारदा देवी भी उठ गईं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, चुपचाप, बिना शब्दों के। प्रभात बाबू ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने दरवाजा खोला नहीं, क्योंकि वो पहले से खुला था। सामने खड़ा था एक लड़का, भीगा, थका और डरा हुआ। अर्जुन। मौन का पहला संवाद। प्रभात बाबू ने बिना कुछ पूछे उस पर एक नजर डाली। न घूरा, न टोका, बस देखा जैसे कोई किसान देखता है कि बीज फूट पड़ा है मिट्टी से। शारदा देवी ने एक पुराना तौलिया लाकर दरवाजे के पास रख दिया। कुछ भी नहीं कहा। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए। होंठ खुले, पर शब्द नहीं निकले। उसकी आंखों से एक आंसू टपका। वो पल ऐसा था जब तीन लोग साथ खड़े थे, और फिर भी पूरी दुनिया चुप थी। अंदर की ओर एक कदम प्रभात बाबू ने सिर हिलाकर कहा, भीतर आओ, ठंड लग जाएगी। अर्जुन ने पैर आगे बढ़ाया। बरामदे की चौखट पार करना उसके लिए किसी न्यायालय की सीढ़ियां चढ़ने जैसा था। वो अंदर आया। बैठक के कोने में शारदा देवी ने एक पुराना कंबल बिछा दिया। एक कटोरी में अदरक वाली चाय और एक थाली में गरम रोटियां रखीं। अर्जुन की आंखें वहीं रुक गईं। उसने हिचकते हुए पूछा, आप मुझे क्यों अंदर लाए? प्रभात बाबू मुस्कुराए। उनकी आवाज धीमी थी, पर स्थिर। क्योंकि तुमने दस्तक दी। चोर चुपचाप आता है बेटा, दस्तक देकर। रात का चुपचाप पुनर्जन्म। उस रात अर्जुन ने बहुत कम खाया, पर बहुत कुछ पी लिया। माफी, मौन और मानवता। शारदा देवी ने उसका सिर पोंछते हुए पूछा, कहां से आए हो? उसने सिर झुका लिया। भागा था सब जगह से, घर से, रिश्तों से, खुद से। और अब? प्रभात बाबू ने पूछा। अब लगता है शायद लौट सकता हूं। प्रभात बाबू ने कहा, कोई भी लौट सकता है, बस मन का दरवाजा खुला रखना पड़ता है। दीवार की ओर देखा। उसने अर्जुन की निगाह उस फ्रेम की ओर गई जिसमें उसकी चिट्ठी टंगी थी। उसे पढ़कर उसकी सांसें तेज हो गईं। आपने इसे हटाया क्यों नहीं? क्योंकि यह हमारी सबसे कीमती चीज बन गई है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं सब लौटा दूंगा जो ले गया था। प्रभात बाबू ने सिर हिलाया। जो ले गए थे वो लौटाना आसान है, जो छोड़ गए थे खुद को, उससे वापस लेना ही असली लौटना है। उस रात कुछ बदला रात बीत गई, लेकिन उस घर में एक नया सवेरा पहले ही जन्म ले चुका था। पहली बार अर्जुन चैन की नींद सोया। शारदा देवी ने उसके सिर के पास एक दीपक रखा। प्रभात बाबू ने खिड़की खुली छोड़ी, जैसे भरोसा अब फिर से बहने लगा हो। मोहल्ला नहीं जानता था कि उस घर में क्या हुआ, लेकिन अगले दिन जब कोई पूछता, वो चोर पकड़ा गया, प्रभात बाबू बस मुस्कुराते और कहते, नहीं, वो पकड़ा नहीं, समझा गया है। सवेरा जब धवलपुर पर फैला तो वो पहले जैसा नहीं था। सूरज वैसे ही उगा, चिड़ियां वैसे ही चहचहाएं, लेकिन प्रभात बाबू के घर के बरामदे में एक नई चप्पल रखी थी, थोड़ी पुरानी, थोड़ी घिसी हुई, और वह संकेत था कि कोई नया आया है और अब कहीं नहीं जाएगा। अर्जुन उस सुबह बहुत जल्दी उठ गया था। वह बरामदे की सफाई कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था, पौधों में पानी डाल रहा था, जैसे एक बच्चा जो कुछ तोड़ने के बाद उसे ठीक करने को बेताब हो। शारदा देवी ने देखा और मुस्कुराई। उन्होंने चाय के साथ हल्की सी पुकार दी, बेटा चाय पी लो, बरामदे का धरती मां है, सेवा तो दिन भर चलती है। अर्जुन थोड़ा सा कुचाया, धीरे से चाय लेकर बैठ गया। मैं कुछ काम करना चाहता हूं, जो आपने खोया था उसे लौटाना चाहता हूं। प्रभात बाबू वहीं अखबार पढ़ रहे थे।
उन्होंने चश्मा उतार कर कहा, काम करना अच्छा है बेटा, लेकिन उसे माफी से जोड़ोगे तो बोझ बन जाएगा। अगर उसे सेवा से जोड़ोगे तो जीवन बन जाएगा। एक नई भूमिका। उसी दोपहर अर्जुन ने घर के पुराने कोठार की सफाई शुरू की। वहां पुरानी किताबें, कुछ लकड़ी की अलमारियां और टूटा फर्नीचर पड़ा था। उसने देखा वहां एक तरफ बच्चों के पुराने खिलौने भी थे। ये सब? अर्जुन ने पूछा। शारदा देवी बोली, कभी मोहल्ले के बच्चों के लिए लाइब्रेरी और खेल का कोना था ये, पर समय ने धूल चढ़ा दी। अर्जुन चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो फिर समय को उल्टा बहा लेते हैं। अर्जुन का संकल्प। अर्जुन ने उसी दिन से कोठार को नया रूप देना शुरू किया। वो रोज मोहल्ले के बच्चों से बात करता, उनकी किताबें मांगता, टूटे खिलौनों को जोड़ता और पुराने फर्नीचर की मरम्मत करता। मोहल्ले में खबर फैलने लगी, वो लड़का जो पहले चोर कहलाया गया अब भैया बन गया है। शुरुआत में लोग हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे बच्चे खींचे चले आए और एक हफ्ते में कोठार बन गया, विश्वास कक्ष। दरवाजे के ऊपर अर्जुन ने खुद लिखा, ये कमरा भी खुला है क्योंकि यहां डर नहीं रहता। एक नया नाम। एक दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम अर्जुन है ना? प्रभात बाबू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब वो अर्जुन नहीं, अब वो प्रकाश है, क्योंकि जहां वो जाता है अब वहां उजाला होता है। शारदा देवी ने हामी भरी। अर्जुन तीर चलाता था, प्रकाश राह दिखाता है। अर्जुन, अब प्रकाश चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर पहली बार आत्मगौरव की सी मुस्कान थी। पुराने पैसे का उत्तर। कुछ दिन बाद जब विश्वास कक्ष पूरी तरह तैयार हो गया, प्रकाश ने एक पुराना थैला प्रभात बाबू के सामने रखा। जो मैंने लिया था, ये उसी का उत्तर है। रुपए भी हैं और कुछ सामान भी जो मैंने दोबारा कमाकर खरीदा। प्रभात बाबू ने थैला नहीं खोला। उन्होंने कहा, हमारे लिए सबसे कीमती चीज वो थी जो तुम वापस नहीं लाए, क्योंकि तुम खुद बन गए वो विश्वास। प्रकाश की आंखें भर आईं। मैं कभी सोचा नहीं करता था कि मैं लौट पाऊंगा। शारदा देवी ने उसका सिर सहलाया। जो घर बिना दरवाजे के हो, वहां कोई भी लौट सकता है, बस दरवाजा नहीं, दिल खुला चाहिए। अब हर रविवार को विश्वास कक्ष में बच्चों के लिए कहानियां सुनाई जाती। बूढ़े वहां बैठकर अखबार पढ़ते और राहगीर चाय के साथ विश्राम पाते। लोग अब कहते, वो जो घर है ना, जहां कभी चोरी हुई थी, अब वहां दिल खुलते हैं, ताले नहीं। कुछ महीने बीत चुके थे। धवलपुर में गर्मियां लौट आई थीं और पेड़ पौधों की हरियाली के बीच विश्वास कक्ष बच्चों की हंसी और कहानियों से गूंजता रहता। प्रभात बाबू की सुबहें अब अखबार नहीं, बच्चों की आवाजों से शुरू होती थीं और शारदा देवी की रसोई से फिर वही गुड़ वाली चाय की महक लौट आई थी। और प्रकाश अब मोहल्ले के लिए एक नाम नहीं, एक उदाहरण बन चुका था। एक सामान्य सी दोपहर। उस दिन दोपहर कुछ अलग नहीं थी। प्रकाश यानी पहले वाला अर्जुन किताबों की अलमारी को सही कर रहा था जब एक 8-9 साल की लड़की आई, नाम नेहा। उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी। भैया, ये कोई चिट्ठी गिर गई है। विश्वास कक्ष के दरवाजे के पास पड़ी थी। प्रकाश ने चिट्ठी ली। कागज पीला सा था, कोने मुड़े हुए, लेकिन अक्षर साफ थे। उसे खोलते ही जैसे हवा का रुख बदल गया। चिट्ठी में क्या था? मैंने भी कभी चुराया था, दूसरों का नहीं, अपना भविष्य। मैं जानता हूं आप कौन हैं, मैं जानता हूं आप क्या थे और अब क्या बन गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बदल सकता हूं। फिर भी अगर कभी हिम्मत हो तो क्या मुझे भी एक दरवाजा मिलेगा, एक और खोया हुआ इंसान। प्रकाश देर तक उस चिट्ठी को पढ़ता रहा। उसका मन जैसे फिर उसी मोड़ पर लौट गया जहां कभी वह खुद खड़ा था। चोरी के बाद अपराध बोध, भागते हुए मन और फिर उस खुले दरवाजे की दस्तक। प्रभात बाबू की सलाह। प्रकाश ने वह चिट्ठी प्रभात बाबू को दिखाई।
उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अब तुझसे कोई उम्मीद कर रहा है प्रकाश। अब तू दरवाजा नहीं खटखटा रहा, दरवाजा बन गया है। प्रकाश ने पूछा, पर मैं क्या करूं? कौन है ये? शारदा देवी ने धीरे से जवाब दिया, पहले तूने चिट्ठी छोड़ी थी, अब कोई और वही राह ढूंढ रहा है। शायद वो तुझ तक पहुंचे जैसे तू हम तक पहुंचा था। प्रकाश का उत्तर अगले दिन विश्वास कक्ष के बाहर एक और चिट्ठी टांगी गई, लेकिन इस बार एक उत्तर के रूप में, यह घर अब भी खुला है, यहां ताले नहीं लगते और नाम नहीं पूछे जाते। अगर तुम लौटना चाहो तो दरवाजा खुला है, और दिल भी। एक और कभी खोया हुआ इंसान जो अब खुद दीपक बनना चाहता है। लोग उस चिट्ठी को पढ़ते और मुस्कुराते। बच्चे पूछते, भैया ये चिट्ठियां कहां से आती हैं? प्रकाश जवाब देता, वो आते हैं जहां लोग टूटते हैं और पहुंचते हैं जहां किसी को भरोसा होता है कि टूटे को जोड़ा जा सकता है। और फिर एक शाम, कुछ ही दिनों बाद, एक शाम जब सूर्यास्त हो रहा था और बरामदे के दीपक की लौ फिर जल रही थी, तो वहां एक नई दस्तक सुनाई दी। प्रकाश बाहर आया। सामने खड़ा था एक अधेड़ उम्र का आदमी, शक्ल थकी हुई, आंखें डरी हुई, लेकिन एक उम्मीद के साथ। उसने कोई शब्द नहीं कहा। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, आप अंदर आ सकते हैं, यहां दरवाजे बंद नहीं होते। बरामदे में हल्की रोशनी थी, दीपक की लौ झिलमिला रही थी, और सामने खड़ा वह अधेड़ उम्र का आदमी, कंधे झुके हुए, चेहरे पर थकान की लकीरें और आंखों में वर्षों से दबे अपराधबोध की परछाई। प्रकाश उसे पहचान गया। उसने कहा नहीं, पर वह जानता था ये वही है जिसने चिट्ठी भेजी थी। नाम नहीं पूछे जाते। प्रकाश ने वही दोहराया जो कभी प्रभात बाबू ने उससे कहा था, यहां नाम नहीं पूछे जाते, सिर्फ इतना जान लिया जाता है कि तुम लौटना चाहते हो, और यही काफी है। उस आदमी की आंखें भर आईं। मैंने बहुत कुछ खो दिया है, खुद को भी, वह बोला। यहां बहुत कुछ पाया जा सकता है, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुद को भी। नया मेहमान आदमी का नाम हरिचरण था। कभी गांव में स्कूल मास्टर रहा, फिर किसी घरेलू कारण से पीने लगा। धीरे धीरे नौकरी गई, सम्मान गया, फिर खुद से विश्वास भी चला गया। उसने कब और कैसे चोरी शुरू की उसे याद नहीं, पर एक दिन किसी ने उसका पीछा नहीं किया, सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ दी, और उसी चिट्ठी ने उसका जीवन मोड़ दिया। विश्वास कक्ष में पुनः जन्म हरिचरण अब विश्वास कक्ष में बच्चों को हिंदी और गणित पढ़ाने लगा। उसकी काली स्लेट, जिस पर पहले जीवन की गलतियां लिखी थीं, अब बच्चों के उजले अक्षरों से भर रही थी। शुरू में लोग हिचकिचाए, फिर बच्चों ने उनका नाम हरिदादा रखा। नाम चलता गया, जैसे उनका बोझ धीरे धीरे मिटने लगा। प्रभात बाबू की नजरें, प्रभात बाबू अब ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन एक शाम उन्होंने प्रकाश से कहा, जब तू आया था तो मैंने एक दीपक जलाया था, अब तूने दूसरा जला दिया। यही है असली जीत, जब रोशनी बांटने लगे हम। प्रकाश की आंखें भीग गईं। वह चुपचाप उस पुराने दीपक के पास बैठ गया और हरिचरण को मुस्कुराते देखा, जो बच्चों के साथ गिनती की कविता दोहरा रहे थे। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों में थी बात पुरानी, लेकिन इस बार वह कविता नहीं, जीवन की नई शुरुआत लग रही थी। दीवार पर नया लेख। विश्वास कक्ष की दीवार पर हरिचरण ने खुद अपने हाथ से कुछ लिखा। हर वो व्यक्ति जो गलतियां करता है, एक दरवाजा ढूंढ रहा होता है, हम वही दरवाजा बन सकते हैं। रात को एक दीपक और जला। उस रात घर के सामने एक और दीपक जलाया गया। प्रकाश ने देखा, बाहर रास्ते पर एक छोटा बच्चा रुका, उसकी मां का हाथ पकड़े। उसने दीपक की ओर देखा और पूछा, मां, ये घर कभी बंद नहीं होता क्या? मां ने जवाब दिया, नहीं बेटा, ये घर कभी बंद नहीं होता। गांव में एक पुराना नियम था, जब भी कोई अपना अंतिम समय महसूस करता, वह एक चिट्ठी छोड़ जाता। पर प्रभात बाबू कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखते थे। उनका मानना था, शब्दों से ज्यादा
काम बोलता है, लेकिन अब समय उनके पास धीरे धीरे फिसलता जा रहा था। धीमी होती सांसें सर्दियों की एक रात थी। प्रभात बाबू लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे, कमजोर शरीर, लेकिन आंखें अब भी वैसी ही चमकदार, जैसे समय को पहचानने वाली हो। प्रकाश उनके पास बैठा था, हरिचरण जमीन पर। बेटा, मैंने जीवन में एक ही ताला देखा है, डर का ताला, और जब तक वो खुलता नहीं, दरवाजे कोई मायने नहीं रखते। प्रकाश कुछ कहने ही वाला था कि उन्होंने अपनी जेब से एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी निकाली। पुराने पीले कागज पर लिखा था, विश्वास की विरासत। चिट्ठी का पाठ उन्होंने कहा, यह मेरी पहली और आखिरी चिट्ठी है। जब मैं नहीं रहूं, इसे पढ़ना सबके सामने। उस रात प्रभात बाबू गहरी नींद में चले गए और फिर कभी नहीं जागे। अगली सुबह सारा गांव इकट्ठा हुआ। विरासत की चिट्ठी प्रकाश ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोली और पढ़नी शुरू की। प्रियजनों, मैं कोई महापुरुष नहीं था, सिर्फ चाहता था कि दुनिया में एक कोना ऐसा हो जहां डर न हो, शक न हो, सिर्फ भरोसा हो। बिना दरवाजों वाला घर कोई ईंट पत्थर की चीज नहीं, यह एक सोच है। जिस दिन तुम किसी टूटे हुए को अपनाओगे, किसी अजनबी को मौका दोगे और किसी चोर को इंसान की तरह देखोगे, उसी दिन यह घर हर जगह होगा। मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर कभी किसी को लगने लगे कि दुनिया में अच्छा कुछ बचा नहीं, तो इस घर की ओर देख लेना। प्यार से, प्रभात। सिर्फ एक और दीपक। उस शाम जब अंतिम संस्कार हुआ तो गांव भर में किसी ने रोशनी नहीं बुझाई। हर घर के बाहर एक छोटा सा दीपक रखा गया। प्रकाश, हरिचरण और बाकी सभी बच्चों ने एक साथ लिखा, हम सब बिना दरवाजों वाले लोग हैं। दरवाजे अब भी खुले हैं। समय बीत गया, बच्चे बड़े हुए। हरिचरण ने और 2 विश्वास केंद्र खोले। प्रकाश ने गांव के बाहर एक छोटा सा पुस्तकालय खोला, जहां पहली किताब थी, प्रभात की चिट्ठियां, और उसके पहले पन्ने पर लिखा था, यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह एक दरवाजा है और दरवाजे बंद नहीं होते। प्रभात बाबू की चिट्ठी के बाद जैसे पूरे गांव में कुछ बदल गया था। अब वो घर सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि हर इंसान के भीतर बनने लगा था, एक ऐसा स्थान जहां डर नहीं, भरोसा हो। हरिचरण की पहल। हरिचरण ने गांव की पुरानी अनाज कोठरी को एक नया रूप दिया। उसने एक तख्ती लगाई, यह जगह है विश्वास केंद्र। यहां कोई भूखा नहीं जाएगा, यहां कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, यहां कोई दरवाजा नहीं होगा। शुरुआत में कुछ लोगों ने सवाल किए, क्या ऐसा चल पाएगा? लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे? हरिचरण बस मुस्कुराता था। जो फायदा उठाते हैं उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहले भरोसा दें, फिर देखिए बदलाव। प्रकाश का पुस्तकालय। प्रकाश ने गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी को प्रभात पठनालय बना दिया। वहां एक बोर्ड टंगा था, पढ़ो, चुपचाप जाओ, किताब लौटाओ या न लौटाओ, बस किसी और को पढ़ने दो। धीरे धीरे किताबें आने लगीं। कभी बच्चों की कॉपियां, कभी गांव के बड़ों की आत्मकथाएं। लोग अब पढ़ने से ज्यादा सोचने लगे थे। गांव में बदलाव। जब राधा चाची की गाय बीमार पड़ी तो बिना कहे 8 लोग दवा ले आए। जब किशन को खेत में चोट लगी तो अगली सुबह उसके खेत खुद ब खुद जुट चुके थे। जब किसी ने गांव की दीवार पर लिखा, अब लोग मास्क नहीं मुस्कान बांटते हैं, तो किसी ने नीचे जोड़ा, क्योंकि हम सब बिना दरवाजों वाले हो गए हैं। एक चोर की वापसी। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी चुपचाप गांव आया, कमजोर, लाठी के सहारे। हरिचरण ने उसे पहचान लिया। वही चोर जिसने वर्षों पहले प्रभात बाबू के घर से सामान चुराया था और चिट्ठी छोड़ी थी। गांव वाले ठिठक गए, पर हरिचरण ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और कहा, आपका स्वागत है हमारे घर में, हमारे दिल में। वो बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रोने लगा। मंदिर की दीवार पर लिखा गया। गांव के मंदिर की दीवार पर आज भी ये पंक्तियां चमक रही हैं, जिस घर में दरवाजे न हो वहां इंसान अंदर नहीं आता, उसका भरोसा आता है।
गांव में हुए परिवर्तन की सुगंध अब हवाओं के साथ दूर तक पहुंच चुकी थी। अखबारों में छोटी सी खबर छपी, एक गांव जहां दरवाजों की जरूरत नहीं रही। वो गांव जो पहले किसी नक्शे पर एक नामभर था, अब प्रेरणा बनकर उभर रहा था। पत्रकार की पहली यात्रा। एक युवा पत्रकार अन्विता मिश्रा ने उस खबर को पढ़ा और उसका मन बेचैन हो उठा। वो शहर की चकाचौंध से अलग कुछ सच्चा देखना चाहती थी और इसीलिए एक दिन वह हरिचरण के गांव पहुंच गई। हरिचरण ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। आप दरवाजे की तलाश में आई हैं या विश्वास की? अन्विता थोड़ी हंसी। दोनों, उसने कहा। अन्विता की डायरी से एक पन्ना। मैंने आज एक ऐसा घर देखा जो खुला था, केवल ईंट और लकड़ी से नहीं बल्कि दिलों से। वहां कोई ताले नहीं थे, पर फिर भी चोरी नहीं हुई, और जहां चोरी हुई वहां एक चिट्ठी ने एक विचार चुरा लिया और लौटाया भी। शहर में हलचल। अन्विता का लेख शहर के बड़े अखबारों में छपा। बिना दरवाजों वाला गांव जहां लोग भरोसा चुराते नहीं, बांटते हैं। इस लेख ने शहर के युवाओं को झकझोर दिया। कॉलेजों में चर्चा होने लगी, क्या हम भी ऐसा कुछ बना सकते हैं? एक आर्किटेक्चर के छात्र समूह ने प्रस्ताव दिया, हम एक सार्वजनिक विश्वास स्थल बनाएंगे जहां कोई भी आकर किताबें, खाना या कपड़े छोड़ सके और कोई भी बिना सवाल लिए जा सके। हरिचरण को बुलावा। कुछ महीनों बाद हरिचरण को एक विश्वविद्यालय से बुलावा आया। आइए, अपने विचार बताइए, लोग सुनना चाहते हैं। पहली बार उसने गांव से बाहर कदम रखा। लाखों की भीड़, तेज लाइट्स, कैमरे, पर जब वह मंच पर गया तो वहीं पुरानी मुस्कान। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं बस एक दरवाजा हटाने वाला हूं। बात जो दिलों में घर कर गई। उसने कहा, अगर हम दरवाजे हटाना नहीं सीखेंगे तो दीवारें ऊंची होती जाएंगी, और जब दीवारें ऊंची हो जाती हैं तो इंसान बौना रह जाता है। श्रोताओं में सन्नाटा था। फिर तालियां बजीं, ऐसी जो सोच बदल दें। शहर में पहला विश्वास केंद्र। हरिचरण के शब्दों से प्रेरित होकर शहर के एक पार्क में एक छोटा सा कोना बनाया गया। एक छायादार बेंच, एक खुली अलमारी, एक बोर्ड, जो चाहिए ले जाओ, जो बचा है छोड़ जाओ। और बस एक नई यात्रा शुरू हो गई। हरिचरण का शहर में पहला कदम। शहर चमक रहा था। बड़ी इमारतें, तेज भागती गाड़ियां और हर चेहरे पर एक अजीब सी हड़बड़ी। हरिचरण एक पुराने झोले में कुछ किताबें और गांव की मिट्टी लेकर आया था। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ, यहां लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं पर आंखें नहीं मिलाते। यहां दरवाजे तो बहुत हैं, उसने सोचा, पर सबसे भारी ताले तो रिश्तों में हैं। राहुल, एक टूटे घर का लड़का। हरिचरण की मुलाकात हुई राहुल से। एक 16 वर्षीय लड़का जो हर रोज स्कूल से लौटकर एक चाय की दुकान पर बैठता था। हरिचरण ने पूछा, घर क्यों नहीं जाते? राहुल ने बिना देखे कहा, घर है पर मां पापा एक दूसरे से बात नहीं करते। दीवारों में दरारें हैं और मन में भी। हरिचरण चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, क्या कभी दरार में दीपक जलाया है? राहुल चौंका, क्या मतलब? जहां टूटन हो वहीं से रोशनी आती है, अगर हम वहां स्नेह रख दें। एक छोटा प्रयोग। हरिचरण ने राहुल को कुछ छोटे सुझाव दिए। एक कागज पर मां के लिए एक पंक्ति लिखो। आपको देखा तो सुबह की चाय जैसी गर्माहट याद आ गई। पापा के लिए एक छोटी चिट्ठी, आपके बिना ये घर खामोश लगता है। राहुल ने हिचकते हुए वो चिट्ठियां दरवाजे के नीचे से सरका दी। परिणाम, धीरे धीरे कुछ दिन तक कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन राहुल ने देखा, टेबल पर चुपचाप एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, तुम्हारे लिए मां। और उस रात पापा ने कहा, चाय पिएगा बेटा? राहुल की आंखें नम थीं। हरिचरण के शब्द जैसे दीवारों के भीतर पहुंच गए थे। विश्वास की दरार से उजाला। हरिचरण ने उस मोहल्ले में एक दीवार चुनी जहां लोग अक्सर शिकायतें चिपकाया करते थे। उसने उसी दीवार पर लिखा, अगर कोई रिश्ता टूटा हो
तो उसकी दरार में एक फूल रख देना। धीरे धीरे वहां रंग बिरंगे कागजी फूल लगने लगे। हर फूल के साथ एक छोटी चिट्ठी होती, माफ कर दिया, अब तुम्हारी याद मुस्कुराती है, चलो फिर से दोस्त बन जाए। शहर में बदलाव की बूंद एक रिपोर्टर ने लिखा। एक गांव से आए बुजुर्ग ने शहर में भी एक बिना दरवाजों वाली जगह बना दी, दिलों में। हरिचरण खुद चुपचाप चल रहा था। एक नया मोहल्ला, एक नया दिल और एक और टूटी जगह। गांव की खामोश रात। गांव के लोग अब भी उस चोरी को नहीं भूले थे। घर अब भी खुला था, पर अब हर कोई जरा सतर्क रहता था। तभी एक रात एक पुरानी साइकिल की आवाज आई, धूल उड़ती हुई, टायर चरमराते हुए, और फिर वही दरवाजा जो कभी बंद न हुआ, धीरे से चर्र की आवाज करता हुआ खुला। हरिचरण दरवाजे पर हरिचरण बाहर निकले और साय को देखा। एक दुबला पतला युवक, चेहरे पर थकान थी, आंखों में पश्चाताप, पैरों में टूटी हुई चप्पलें और पीठ पर एक खाली बोरी। हरिचरण ने पहचान लिया, वही लड़का था जिसने चिट्ठी छोड़ी थी। गांव में एक बार फिर सन्नाटा फैल गया। लोग खिड़कियों से झांकने लगे। हरिचरण की आंखों में सवाल नहीं था। हरिचरण ने केवल पूछा, थक गए हो? लड़का कांपती आवाज में बोला, हां, बहुत। हरिचरण ने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया, जैसे कहना हो अब भी कोई ताला नहीं लगा। एक सभा बोली। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। सबका मन भारी था, डर, गुस्सा, असहायता। लेकिन हरिचरण ने सभी से कहा, इसने चोर की तरह लिया, लेकिन एक इंसान की तरह लौट आया है। अगर हम इसका स्वागत न करें तो हम उस घर जैसे नहीं रहेंगे जो बिना दरवाजे के बना था। लड़के की सच्चाई उस युवक ने आंखों में आंसू ली कहा, मैंने वह सब कुछ लिया जो हाथ आया, पर चिट्ठी में जो आपने लिखा था, विश्वास कोई ताला नहीं, एक प्रकाश है, वो मुझे अंदर से तोड़ गई। मैं हर शहर में भागा, पर आपके शब्दों से नहीं भाग सका। गांव की प्रतिक्रिया। एक बुजुर्ग उठे, बोले, तूने गलती की, हां, पर तुझ में लौट आने की हिम्मत थी। तेरा स्वागत है, लेकिन अब तुझसे एक वादा चाहिए। युवक ने सिर झुका लिया। मैं यहीं रहूंगा, काम करूंगा और यह भरोसा लौटाऊंगा। उसका नाम? हरिचरण ने मुस्कुराकर पूछा। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? लड़का बोला, आकाश। हरिचरण ने कहा, फिर तू अब इस घर का भी आकाश है। जैसे ये घर खुला है, अब तेरा मन भी खुला रहे। और उस रात गांव के लोग पहली बार उस चोर के लिए खाना लेकर आए। किसी ने रोटियां दी, किसी ने पुराने कपड़े और किसी ने एक कागजी फूल जिस पर लिखा था, विश्वास लौट आया, दरवाजा अब भी खुला है। गांव का नया सपना, जिस गांव ने कभी डर के साए में नींद खो दी थी, अब वहां उम्मीद की महक आने लगी थी। आकाश अब चुप नहीं रहता। वो रोज सुबह हरिचरण के साथ खेतों में जाता, बुजुर्गों के साथ बैठकर उनके अनुभव सुनता और सबसे ज्यादा गांव के बच्चों के साथ खिलखिलाता। पर एक दिन उसने कहा, मैंने लिया था बिना इजाजत, अब कुछ लौटाना चाहता हूं, बिना शर्त। रसोई की शुरुआत गांव के बीचों बीच एक पुरानी झोंपड़ी थी, कभी भंडार के लिए इस्तेमाल होती थी। उसे आकाश ने साफ किया, चूना पुताई की, दीवार पर एक लकड़ी की पट्टी टांगी। भरोसे की रसोई, जो चाहिए ले जाओ, जो बन पड़े छोड़ जाओ, कोई दरवाजा नहीं। गांव वालों की दुविधा शुरुआत में लोग हिचकिचाए, अगर सब लेकर चले गए तो? हरिचरण ने मुस्कुराकर कहा, ताले वाले घर में भी चोरी होती है। यहां अगर कुछ चुराया गया तो वो हमारी उम्मीद नहीं होगी, बल्कि हमारी परीक्षा। पहली रात रसोई में रखा गया था, एक बोरी चावल, 2 किलो दाल, कुछ आलू और एक कागज। जरूरत से ज्यादा मत लेना, पीछे कोई भूखा हो सकता है। अगली सुबह थोड़ा चावल गया था, थोड़े आलू भी, लेकिन एक नया पैकेट नमक और कुछ टमाटर रखे मिले। धीरे धीरे एक महिला ने आकर 2 रोटियां छोड़ी। एक लड़का स्कूल जाते समय गुड़ की डली रख गया। एक बुजुर्ग ने अपनी पेंशन से चाय पत्तियां दान की और वो रसोई चल पड़ी।
बिना ताले, बिना चौकीदार। एक दिन एक खत, एक महिला ने एक नोट छोड़ा। मैं विधवा हूं, 2 बच्चे हैं। कभी लगता था दुनिया पत्थर है। इस रसोई से सिर्फ खाना नहीं, मैंने भरोसा पाया है। हरिचरण ने वो पंक्तियां गांव की चौपाल पर पढ़ी। लोग खड़े हुए, नारे नहीं, सिर्फ मौन सम्मान में। आकाश का बदलाव। आकाश अब गांव का सिर्फ निवासी नहीं था, वह बन गया था विश्वास का रक्षक। कभी जो चोरी करके भागा था, अब रोज दूसरों की थालियों में उम्मीद परोसता था। गांव की दीवार पर लिखा गया, भरोसा बंद दरवाजों में नहीं पलता, वह खुली बाहों, खुले दिल और खुली रसोई में जीता है। अफवाह की आंधी। रात के 8 बजे चौपाल पर एक दौड़ता हुआ लड़का आया। अम्मा कह रही थीं, शहर से कुछ अजनबी गांव में घुसे हैं और शायद भरोसे की रसोई को लूटने आए हैं। लोग सन्न रह गए। कुछ ने कहा, कहां था, ताला लगाओ। कुछ ने कहा, अब भी समय है। हरिचरण शांत रहे। बोले, जिस पर भरोसा नहीं था, हमने उसी से भरोसा सीखा था। अब भरोसे की रक्षा हथियार से नहीं, अपने दिल से करनी होगी। रात का पहरा। रसोई के पास कुछ युवा बैठ गए, पर हाथ में लाठी नहीं, बस चाय के कप और कहानियों की बुनाई। किसी ने कहा, अगर कोई आए तो पूछना, भूखा है क्या? किसी ने जोड़ा, अगर हां कहे तो पहले खाना देना। वो आए। रात करीब 2:30 बजे 3 परछाइयां दिखीं, धीरे धीरे पास आईं। एक आदमी, एक औरत और उनके साथ एक छोटा बच्चा। चौकी पर बैठे मोहन ने पूछा, भाई भूख लगी है क्या? आदमी रुका, कांपती आवाज में बोला, हम भागे हुए हैं, पेट में 2 दिन से कुछ नहीं गया, डर था कि लोग भगा देंगे। मोहन हंसा नहीं, डराया नहीं, बस कहा, आओ पहले कुछ खा लो, फिर सुना देना कहानी। सुबह की चिट्ठी। अगली सुबह रसोई में एक कागज पड़ा मिला। हम वो नहीं थे जिनसे डर था, लेकिन आपने जो दिया वो सिर्फ खाना नहीं था, आपने हमें इंसान होने का एहसास दिया। अब हम भी अपनी जगह एक भरोसे की रसोई बनाएंगे। गांव की प्रतिक्रिया। अब गांव को अफवाहें डराती नहीं थीं। अब वहां एक नया नियम था, जो डराता है उससे लड़ो नहीं, उसे भरोसे से जीत लो। हरिचरण की मुस्कान। हरिचरण ने आसमान की ओर देखा और कहा, शायद इसीलिए यह घर बिना दरवाजों वाला था, ताकि इंसान भीतर से खुल सके। सुभाष का हाथ। गांव के सरकारी स्कूल की सफेद दीवार अब कुछ पुरानी लगने लगी थी। छिलती हुई पलस्तर, धूप से फटी हुई सतह। एक दिन 7वीं कक्षा का छात्र सुभाष एक कोने में बैठा था, हाथ में कोयला था। टीचर ने डांटा, क्या दीवार गंदी कर रहा है? पर उसने जवाब नहीं दिया। लिखी गई बात शाम को जब गांव वालों ने देखा तो उस दीवार पर एक पंक्ति चमक रही थी, अगर दरवाजे नहीं भी हों तो भी दिल बंद न होना चाहिए। सादा अक्षरों में लेकिन गहराई लिए हुए। गांव की प्रतिक्रिया। हरिचरण, रुक्मिणी, मोहन और कई अन्य लोग आए। कुछ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, कुछ बूढ़ों की आंखें भर आईं। सरपंच ने कहा, इस पंक्ति को मिटाना नहीं, ये हमारे गांव की पहचान है। नारा बन गया। अगले दिन स्कूल की प्रार्थना सभा में बच्चे बोले, हम वो गांव हैं जहां ताले नहीं हैं और दीवारें इबारत बन जाती हैं। शहर से पत्रकार आया, तस्वीर ली, अखबार में छपा, बिना ताले का गांव भरोसे का संदेश बन गया। सुभाष का सवाल। सुभाष ने हरिचरण से पूछा, दादा क्या एक बच्चा भी बदलाव ला सकता है? हरिचरण ने जवाब दिया, बदलाव कोई उम्र नहीं देखता, वो बस सच देखता है, और तूने सच्चाई लिख दी। संग्रहालय का निमंत्रण। कई महीनों बाद एक पत्र आया, राष्ट्रीय मानवता संग्रहालय, भोपाल से। हम आपके गांव की दीवार और उस पर लिखी इबारत को हमारे संग्रहालय में स्थान देना चाहते हैं। हरिचरण की प्रतिक्रिया। हरिचरण मुस्कुराए, हमें दीवार भेजने की जरूरत नहीं, हम वो भावना भेजेंगे जो हर दीवार को खुली किताब बना दे। गर्मी की एक दोपहर। 5 साल बीत चुके थे। गांव अब राज्य में मिसाल बन चुका था। बिना ताले वाला घर अब भी वैसा ही था,
खुला, शांत और प्रेम से भरा। एक दोपहर जब रसोई में कुछ महिलाएं चावल धो रही थीं, एक अजनबी आदमी आकर चौखट पर खड़ा हो गया। चेहरा थका हुआ, कपड़े पुराने, आंखें झुकी हुईं। उसकी चुप्पी मोहन ने उसे देखा पर पहचाना नहीं। पूछा, कहिए भैया, कुछ चाहिए? वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं वो आदमी हूं जो 5 साल पहले यहां से चोरी कर गया था और एक चिट्ठी छोड़ गया था। रसोई की शांति कुछ क्षण के लिए एक सन्नाटा छा गया। फिर रसोई की सबसे बुजुर्ग अम्मा ने कहा, अगर भूख लगी हो तो पहले खाना खा लो, सजा की बात बाद में करेंगे। उसकी आंखें भर आईं। वो जमीन पर बैठ गया, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। हरिचरण से भेंट हरिचरण आए, उसे देखा, पहचान लिया। बिना क्रोध, बिना तिरस्कार पूछा, अब क्या लेने आए हो बेटा? उसने कहा, कुछ भी नहीं, बस लौट आया हूं ये कहने कि आपकी मानवता ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसकी कहानी उसने बताया। जिस पैसे से मैं भागा था वो 2 दिन में खत्म हो गया, पर आपकी चिट्ठी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हर जगह जाकर मैंने काम मांगा, लोगों से सच कहा। मैं चोर हूं, लेकिन बदलना चाहता हूं, और कुछ जगहों पर मुझे स्वीकार कर लिया गया। अब वो एक एनजीओ में काम करता था। भूखे बच्चों को खाना खिलाने का काम करता हूं। गांव की सभा रात को चौपाल में सभा हुई। गांव वालों ने सुना उसकी बातें, उसकी आंखें, उसकी शर्म। किसी ने दंड नहीं मांगा, बल्कि मोहन ने कहा, जो लौट आए उसे बाहों में भरना ही तो सच्चा भरोसा है। नई शुरुआत अगले दिन उसने भरोसे की रसोई में स्वयं सेवक बनने की इच्छा जताई। हरिचरण ने कहा, हम तुझे माफ नहीं कर रहे, तुझे स्वीकार कर रहे हैं, और यही माफी से बड़ा होता है। दीवार पर नया वाक्य सुभाष ने रसोई की दीवार पर एक नई पंक्ति लिख दी, जो लौट आता है वह चोर नहीं, वो एक नया इंसान होता है। एक नया पाठ गांव के स्कूल में एक दिन प्रधान अध्यापक श्रीमान मिश्रा ने बच्चों से पूछा, अगर कोई चोर सुधर जाए तो क्या वो अब भी चोर कहलाएगा? बच्चे चुप, कुछ उलझे हुए, कुछ सोच में। फिर एक लड़की उठी, मीनू, अगर बीज से पेड़ बन जाए तो हम उसे बीज तो नहीं कहते ना? मिश्रा जी मुस्कुराए। ठीक कहा, आज से हम भरोसे की पढ़ाई शुरू करेंगे। मानवता की शिक्षा नए विषय का नाम रखा गया। मानवता की शिक्षा बच्चों को सिखाया गया। माफी मांगना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। हर इंसान में बदलाव की ताकत है। किसी के अतीत को नहीं, वर्तमान को देखो। हर हफ्ते एक सत्र होता जहां जीवन की कहानियां सुनाई जाती। पहली कहानी थी बिना दरवाजों वाले घर की। चोर बना शिक्षक, वो लौटे हुए चोर अब गांव में सत्येंद्र भाई के नाम से जाने जाते थे। अब स्कूल में हर महीने आते, बच्चों से खुलकर बात करते। मैंने चोरी की थी, पर सबसे बड़ा अपराध तब किया जब खुद से भरोसा खो दिया था। बच्चे उनकी आंखों में वो सच्चाई देखते जिसे किताबें नहीं सिखा सकती। हर बच्चा बना रक्षक। गांव के बच्चों ने प्रण लिया, हम किसी पर शक करने से पहले उससे बात करेंगे। और फिर जो हुआ वो गांव की पहचान बन गया। एक दिन ऐसा आया, एक दोपहर बाहर से एक व्यापारी गांव आया, महंगी घड़ी पहने, बड़ी कार में। उसने पूछा, तुम लोग ताले क्यों नहीं लगाते? मीनू ने जवाब दिया, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर कोई कुछ ले जाए तो उसकी जरूरत होगी, लालच नहीं, और जरूरतमंद को देना चोरी नहीं होता। व्यापारी स्तब्ध था, पर ऐसा कहां होता है दुनिया में? मीनू मुस्कुराई, यहां होता है जहां इंसान पर भरोसा अब भी जिंदा है। दुनिया की नजरों में गांव या पाठशाला सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही। राज्य सरकार ने मॉडल स्कूल घोषित किया। टीवी, पत्रकार, फिल्मकार सब आने लगे, पर गांव वालों का विश्वास वैसा ही रहा, स्थिर, शांत और जमीन से जुड़ा। रात का सन्नाटा, एक साया गांव की वो शांत रात थी। सभी अपने अपने घरों में सो रहे थे, बिना ताले, बिना डर। पर उस रात
गांव की सीमा पर बने पुराने वीरान घर में एक परछाई दाखिल हुई। वो घर वर्षों से बंद पड़ा था, कभी गांव के सबसे अमीर जमींदार का था, अब जर्जर खंडहर सा। पर उस रात एक साया चुपचाप भीतर गया और एक संदूक खोलकर कुछ बाहर निकाला। कुछ लेकर नहीं, देकर गया। सुबह बच्चे खेलते हुए वहां पहुंचे। दरवाजा खुला था, पर भीतर का दृश्य चौंकाने वाला था। जंग लगा संदूक खुला पड़ा था। उसमें से कुछ किताबें, पुराने गहने और एक पुर्जा बाहर रखा था। मैंने जिनसे चुराया था अब उन्हें लौटा रहा हूं। इस गांव ने मुझे सिखाया कि सच्चा इंसान बनना मुमकिन है। यह आखिरी ताला था जो मेरे भीतर लगा था, अब वो भी खोल दिया। दस्तखत नीचे था। एक भूतपूर्व चोर गांव की बैठक। गांव के बुजुर्ग, युवा और बच्चे सब इकट्ठा हुए। वो चिट्ठी पास से पढ़ी गई। कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ मौन। फिर कोई बोला, शायद हर चोर को एक मौका चाहिए, एक ऐसा गांव जो उसे इंसान मान सके। आखिरी ताला का अर्थ उस घटना ने गांव में एक नई परंपरा शुरू की। अब हर नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद अपने घर का ताला खोलकर फेंक देता और एक पेड़ लगाता। उसे कहा जाता आखिरी ताले का पेड़। वो पेड़ गांव के मैदान में बढ़ते रहे। सिर्फ हरियाली नहीं, भरोसे की छाया भी फैली। विश्वास का वृक्ष। गांव के बच्चों ने एक कविता बनाई। न ताले, न दीवारें, न डर की तलवारें, यहां हर दरवाजा खुला है, इंसानियत की पुकार है। शहर से आया पत्रकार, नाम था अश्विन मेहरा। एक राष्ट्रीय अखबार में काम करता था। आकर्षक चेहरे, पैनी निगाहों वाला, लेकिन भीतर थोड़ा थका हुआ आदमी। वो विश्वास नहीं करता था कहानियों में, उसे तथ्य चाहिए होते थे, ठोस आंकड़े, बोलते चित्र। पर जब उसने सुना एक गांव जहां कभी ताले नहीं लगे और चोरी के बाद भी दरवाजे नहीं बंद हुए, उसने सोचा जरूर कोई चाल है। पहला अनुभव। बिना दस्तक के आमंत्रण अश्विन गांव पहुंचा तो पहला दृश्य था, एक बच्चा खेत से लौटता दिखा, पीठ पर बैग, हाथ में साइकिल। बच्चा रुककर बोला, आप नए आए हैं, पानी पीना है, चलिए हमारे घर। अश्विन चौंका, तुम्हारे माता पिता नाराज नहीं होंगे? बच्चा बोला, यहां कोई भी नाराज नहीं होता जब कोई प्यासा दरवाजा खटखटाए। दूसरा अनुभव। खुला घर, खुला दिल। घर में मां ने बिना सवाल उसे खाना परोसा। वो पूछ न सका, आपको डर नहीं लगता किसी पराये से? मां मुस्कुराई, डर तब होता है जब कुछ छुपाना हो। हमने कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए डर कैसा। तीसरा अनुभव। वो चिट्ठी की चर्चा रात को गांव की चौपाल में जब सब बैठे थे, किसी ने फिर से उस चोर की चिट्ठी पढ़ी। अश्विन ने पूछा, क्या आपको कभी पछतावा हुआ कि आपने दरवाजे बंद नहीं किए? हरिचरण बोले, अगर हमने ताले लगाए होते तो वो आदमी भी कभी ना लौटता। इंसान को लौटने का दरवाजा खुला रखना चाहिए। रात में अकेले अश्विन ने रात उसी खुले घर में बिताई जहां कभी चोरी हुई थी। वो डर के कारण नहीं सो पा रहा था, लेकिन रात के तीसरे पहर जब उसने छत से तारों को देखा और एक वृद्ध की धीमी बांसुरी सुनी तो उसके भीतर का दरवाजा खुल गया। सुबह रिपोर्ट नहीं, आत्मकथा। सुबह लौटते समय उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं एक कहानी ढूंढने आया था, लेकिन अपने भीतर की एक दीवार खोली है। यह गांव एक सबक है कि विश्वास कोई अबू शब्द नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। कुछ महीने बीते। अश्विन की रिपोर्ट छपी, जहां भरोसा सांस लेता है, बिना ताले का गांव। लोगों ने पढ़ा और कोई रोया तो किसी की यादें हिल गईं। बहुत से लोग थे जो कभी इस गांव से गए थे, शहरों में, विदेशों में, जिन्हें लगता था गांव अब पुराना हो गया, वो प्रेम, वो अपनापन अब कहां। लेकिन अब वो लौटने लगे। लौटने वाले रेखा, राकेश और रमेश काका। रेखा, जिसने 10 साल पहले शादी के बाद शहर को चुना, अब 2 बच्चों के साथ लौटी। बोली, मैंने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन भरोसे की भाषा नहीं सिखा पाई, अब यहीं सिखाऊंगी। राकेश आईटी कंपनी में काम करता था। बोला, हर दिन पासवर्ड बदलता था,
लेकिन यहां रिश्ते बिना पासवर्ड के चलते हैं। यही असली सिक्योरिटी है। रमेश काका बूढ़े हो चले थे, 70 की उम्र में लौटे। कहते थे, अब शरीर थक गया है, लेकिन आत्मा यहीं चैन पाएगी। गांव में बदलाव, लेकिन आत्मा वही जिन्होंने पहले गांव छोड़ा था। अब वहीं लौटकर स्कूल खोले, पुस्तकालय बनाए, मिट्टी के घरों को नए रंग दिए, लेकिन ताले फिर भी नहीं लगे। वो जानते थे, जो सबसे सुरक्षित है वो दिल की दीवारों पर लिखा होता है, और वहां कोई चोर नहीं पहुंच सकता। चोर की दूसरी चिट्ठी। एक रात फिर किसी ने देखा, गांव के मंदिर के पास एक चिट्ठी पड़ी थी। लिखा था, मैं अब चोर नहीं रहा। आपने मुझसे चोरी करके मेरे भीतर का डर छीन लिया। अब मैं लोगों को सिखाता हूं कि खुलापन क्या होता है। किसी दिन लौटूंगा, एक दीपक लेकर उस दरवाजे पर जो कभी बंद नहीं हुआ था। बिना दरवाजों वाला घर, एक आंदोलन। अब ये गांव सिर्फ गांव नहीं रहा, एक प्रतीक बन गया। टीवी, इंटरनेट, किताबें, सबने इसका जिक्र किया, पर जो आए उन्हें एहसास हुआ ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि बहुत साधारण और बहुत सच्चा जीवन था। गांव की सर्द रात थी। मौन गहराता जा रहा था। चांद अधूरा था, लेकिन किसी के कदम पूरे थे। एक बूढ़ा आदमी, सर पर सफेद टोपी, हाथों में धीमी लौ वाला दीपक लिए हर घर के सामने रुकता था। दरवाजे नहीं थे, लेकिन वह फिर भी रुकता। जहां दरवाजा नहीं होता, वहां दहलीज और भी पवित्र हो जाती है। वो हर घर की सीढ़ी पर दीपक रखता, फिर सिर झुकाकर एक क्षण ठहरता। कोई जानता नहीं था उसका नाम। कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा। वो बोलता भी नहीं। पर जब वो लौटता, सुबह तक पूरे गांव में दीपक जलते मिलते, और हर दीपक के नीचे एक पत्ता होता, नीम का पत्ता। लोग समझते, कड़वे सच के साथ जलती है सच्ची लौ। बच्चों की उत्सुकता, बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते, पर वो धीमे चलता और एक बार पलटकर मुस्कुरा देता। एक दिन एक बच्चा पूछ बैठा, बाबा, आप ये दीपक क्यों रखते हो जब यहां कोई दरवाजा ही नहीं? उसने सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, हर आत्मा का एक दरवाजा होता है, मैं वहीं दीपक रखता हूं। गांव में एक नई प्रथा। अब हर साल गांव के लोग दीप रात्रि मनाने लगे। हर घर के सामने एक दीपक, हर मन में एक स्मृति। उस रात कोई ताले नहीं लगाता, कोई डरता नहीं, कोई संदेह नहीं करता। अंत नहीं, आरंभ। ये कहानी किसी चोर की नहीं, किसी घर की नहीं, बल्कि मानवता की कहानी थी। वो बूढ़ा आदमी कौन था? शायद वही चोर था, या कोई और, या फिर हम सबके भीतर का एक रूप जो हमें याद दिलाता है कि भरोसा खोने से पहले नहीं टूटता, वो तब टूटता है जब हम विश्वास करना बंद कर देते हैं। हमारी दूसरी कहानी है रिश्तों की उलझन। बूढ़ी सावित्री देवी की आंखें अब बहुत देर धागा नहीं देख पाती थीं, लेकिन उंगलियां आज भी ऊन के गोले से धागा खींचने में किसी कलाकार की तरह सधी हुई थीं। बरसों से बंद पड़े संदूक को आज उन्होंने खोला था। भीतर रखे पुराने ऊन के गोले, अधबुना एक नीला स्वेटर और एक जोड़ी बुनाई की सुइयां झूठी मुस्कान के साथ उनके सामने आ गए। नीला रंग उसे पसंद था, उन्होंने खुद से कहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बुनाई शुरू कर दी। हर फंदा, हर गांठ एक चुप्पी थी जो बरसों पहले उनके और बेटे नरेंद्र के बीच आ खड़ी हुई थी। वो चुप्पी आज भी ताजी थी, जैसे कल ही कुछ टूटा हो। बरामदे में बैठे हुए वो बुनती गईं। रेडियो धीमी आवाज में पुराने गीत बजा रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज गूंज रही थी जो नरेंद्र की थी। 7 साल से न सुनी गई, न बोली गई। मां, तुम्हें हर बात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं अब बच्चा नहीं हूं। यही आखिरी वाक्य था जो घर छोड़ते वक्त उसने कहा था। सावित्री के हाथ कांपने लगे। सुई से एक फंदा छूट गया, लेकिन आज, सालों बाद, वो फिर से उसी अधूरे स्वेटर को पूरा करने बैठी थीं। क्यों? क्योंकि मन के भीतर एक गांठ तब तक नहीं खुलती जब तक ऊन के धागे से रिश्ता न बुन लिया जाए।
बरसात की नमी से पुराना कमरा थोड़ा सीलन से भर गया था। दीवारों पर लगे काले धब्बे जैसे समय के साथ उग आए हों। हर एक में एक कहानी, एक मौन संवाद छिपा था। सावित्री देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू से सुई को साफ किया और धागा फिर से चढ़ाया। पहला फंदा, पहली गांठ। यही गांठ थी जब नरेंद्र पहली बार बिना पूछे कॉलेज की फीस भरने के लिए पिताजी की जमा पूंजी से पैसे निकाल लाया था। उन्होंने डांटा नहीं था उस वक्त, बस नजरें झुका ली थीं। लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने पहली बार बुनाई करना छोड़ा था। ऊन का वही गोला जो आज उनके हाथों में था, तब भी अधूरा रह गया था। कभी कभी रिश्ते बातों से नहीं, खामोशियों से उलझते हैं, उन्होंने मन में सोचा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। धड़कनें जैसे एक पल को रुक गईं। क्या वो? फिर तुरंत ही ख्याल आया, नहीं, वो नहीं होगा। 7 साल में एक बार भी लौटकर नहीं आया, आज क्यों आएगा? दरवाजा खोला तो पड़ोस की सरला थी, हाथ में सब्जी की टोकरी लिए। अम्मा जी, हल्दी चाहिए थी। और आप फिर बुनाई कर रही हैं? सावित्री ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हां, सोच रही हूं इस बार पूरा कर ही लूं। सरला ने उनकी ओर देखा, फिर नीले ऊन की ओर। ये वही पुराना है ना जो नरेंद्र बाबू के लिए बन रहा था? सावित्री का हाथ रुक गया, गला कुछ कस गया। हां, अब उसकी माप से छोटा होगा शायद, लेकिन फंदों में तो अब भी उसी की गर्मी बसी है। सरला चुप हो गई, कुछ देर बैठी, फिर चली गई। कमरे में फिर वही मौन। सावित्री ने ऊन का गोला उठाया। हर गांठ एक शिकायत है और हर फंदा शायद एक क्षमा। अभी नीला स्वेटर फिर से बुनना शुरू हुआ ही था, और अतीत की परतें भी। सावित्री देवी की छोटी अलमारी में एक छोटा डिब्बा था, पुराने बिस्किट के टिन का डिब्बा, जिसे उन्होंने वर्षों से संभाल कर रखा था। उसमें कुछ अधूरी चिट्ठियां थीं। सभी नरेंद्र के नाम लिखी गई थीं, पर कभी पोस्ट नहीं की गईं। आज जब ऊन की तीसरी कतार शुरू हुई, उनकी नजर उस डिब्बे पर पड़ी। उन्होंने उसे खींचकर पास रखा और ढक्कन खोला। सारे कागज पीले पड़ चुके थे। स्याही कुछ जगहों पर धुंधली हो गई थी, पर शब्द अब भी तीखे थे, जैसे हर अक्षर में अधूरी ममता चुभ रही हो। बेटा नरेंद्र, उस दिन जो तुमने कहा, वो मेरे लिए सिर्फ एक बात नहीं थी, वो एक दीवार थी जो हमारे बीच खड़ी हो गई। पर मां तो दीवारों से प्यार नहीं करती, मां तो दरवाजा ढूंढती है। क्या कभी लौट कर आओगे? मां। सावित्री की आंखें भर आईं। उन्होंने चिट्ठी मोड़कर फिर डिब्बे में रख दी। चिट्ठियों से क्या फर्क पड़ता है जब जवाब कभी नहीं आता। फिर सुई उठाई और चौथी कतार शुरू की। अब ऊन थोड़ा उलझने लगा था, जैसे धागा भी पूछ रहा हो, कितनी देर और खींचोगी यह चुप्पी? सावित्री मुस्कुराई। जितनी देर तक उम्मीद जिंदा है। उसी शाम सरला फिर आई। अम्मा जी, चिट्ठियां लिखी थीं आपने? हां, पर भेजी नहीं। शायद डरती थीं कहीं मेरा लिखा भी उसे और दूर न कर दे। सरला बोली, कभी कभी चुप रहना ज्यादा खतरनाक होता है अम्मा। यह बात सावित्री को चुभ गई, लेकिन सच भी लगा। शायद अब एक नई चिट्ठी लिखनी चाहिए, उन्होंने धीमे से कहा। बरसात थम चुकी थी, मगर हवाओं में घुली मिट्टी की खुशबू अभी भी घर की दीवारों से टकरा रही थी। सावित्री देवी ने चौथा गोला खोल लिया। हल्का स्लेटी रंग, जो नीले स्वेटर के किनारों को गहराई देने वाला था। चूल्हे पर रखी केतली में पानी उबलने लगा। भाप ने कांच की खिड़की पर धुंध का जाल रच दिया, बिल्कुल वैसा ही जाल जैसे रिश्तों में उलझी अनकही बातें। उन्होंने स्लेटी धागे को नीले धागे से जोड़ते हुए पहली पंक्ति डाली, गांठ कसकर बांधी, फिर ठिठक गईं। नई गांठ, नई शुरुआत, उन्होंने खुद से कहा, और मेज पर कागज कलम रखे। एक नई चिट्ठी। प्रिय नरेंद्र, आज मैंने फिर वही स्वेटर बुनना शुरू किया है, जिसे कभी तुम्हारे लिए शुरू किया था। हर फंदे में मैं एक सवाल रखती हूं, तुम कैसे हो? यह स्वेटर पूरा होगा तो क्या तुम इसे पहनोगे? मां,
स्याही अभी भीगी थी कि डाकिये की साइकिल की घंटी बज उठी। वे चौंक कर दरवाजे तक गईं। उम्मीद का एक छोटा सा आलोक आंखों में उभरा, पर डाकिया केवल बिजली बिल थमा गया। कागज के उस सफेद लिफाफे ने वैसी ही ठंडी चुप्पी ला दी जैसे बेटे के न आने पर खींच जाती थी। उन्होंने धीमे से बिल मेज पर रख दिया और चिट्ठी को मोड़कर लिफाफे में डाला, पर चिपकाया नहीं। भेजूं या न भेजूं? चुप्पी भेजने से टूटेगी या और बढ़ेगी? सुई फिर चल पड़ी। नीले स्लेटी फंदों की लय के बीच एक भूला बिसरा गीत हौले से होंठों पर आ बैठा। ऊंची नीची राहें तेरी, मां की दुआएं साथी। बीच में गलती से एक फंदा उलट गया। उन्होंने सुई रोकी, धागा ताना और उलझन सुलझाई। यही तो जीवन था। गलती देखो, पीछे जाओ, गांठ खोलो, फिर आगे बढ़ो। दूर किसी शहर में उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर मुंबई के एक छोटे से अपार्टमेंट में नरेंद्र देर रात फाइलें समेट रहा था। रेलिंग के पार अरब सागर पर छाई गुलाबी चांदनी उसके अंदर की हलचल से बेखबर झिलमिला रही थी। मेज के कोने पर पड़ी पुरानी घड़ी 2:13 AM का वक्त दिखा रही थी। यही घर छोड़ने वाली रात का वही पहर था। एक नोटबुक खोलते खोलते उसकी नजर पड़ गई। सफेद स्वेटर का अधबुना टुकड़ा जो वो अनजाने में साथ ले आया था। उंगलियों ने धागे की गांठें टटोली। हर गांठ के पीछे मां की गुनगुनाहट, रूठी सांसें सब एक साथ चुभने लगीं। उसने स्वेटर को वापस बंद कर दिया, पर यादें दूर नहीं हटती। एक कॉल करूं? उसने मोबाइल उठाया, पर स्क्रीन पर उभरे नंबर को दबा नहीं पाया। झिझक ने उंगली थाम ली। वापस गांव में नीला स्लेटी पैटर्न अब कलाई तक आ चुका था। सावित्री ने सुई हटा दी और टेबल पर रखी पुरानी एल्बम निकाली। मुस्कुराता बालक नरेंद्र पहली बार स्कूल जाते हुए हाथ हिलाकर टाटा कह रहा था। उस दिन उसने नीली स्वेटर पहनी थी, मां की ही बुनाई। उन्होंने धीरे से तस्वीर सहलाई, फिर आंखें बंद कर लीं। मन ही मन एक प्रार्थना की, मेरे बच्चे को हमेशा गर्माहट मिले, चाहे मेरी बाहें दूर ही क्यों ना हों। खिड़की के बाहर से हवा के साथ मंदिर की आरती की घंटियां सुनाई दी। स्लेटी धागा समाप्त हो चुका था। अब बारी थी अंतिम नीली किनारी की, रिश्ते की आखिरी परत, जहां गांठ नहीं केवल सिलाई होती है। उन्हें लगा अगर यह स्वेटर पूरा हो गया तो शायद चुप्पी भी सिल जाएगी। उन्होंने टेबल लैंप बुझाया, चिट्ठी को लिफाफे में बंद किया और इस बार चिपका दिया। कल सुबह पहली डाक से उनकी हथेलियों ने स्वेटर को सहलाया। फंदों से धीरे धीरे रात की नीरवता झरने लगी। कहीं दूर मोबाइल स्क्रीन पर नरेंद्र की उंगली मां के नाम पर ठहरी रही। समुद्र की लहरों की धीमी गूंज कमरे के सन्नाटे से टकरा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मां बेटे की अनकहा संवाद मनों के सन्नाटे में गूंजता रहता है। रात एक नई गांठ बांधकर सो गई। सुबह की चाय का प्याला हाथ में लिए सावित्री देवी ने दरवाजा खोला तो धूप सीढ़ियों पर बैठी उनींदी आंखों से उन्हें देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आंगन भी जान गया हो। आज कुछ बदल रहा है। उन्होंने नीली चिट्ठी उठाई जिसमें हल्की सी गुलाबी साड़ी के रेशे अटक गए थे, जैसे मां की ममता ने भी खुद को उसमें बांध दिया हो। डाकखाने तक की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, पर उम्र की थकान अब हर कदम को धीमा कर देती थी। फिर भी आज उनका चलना अलग था। हर कदम के नीचे एक हल्की सी उम्मीद थी। सामने वही पुराना डाकखाना, लाल रंग की दीवारें, धूप से झुलसे हुए लकड़ी के खिड़की पल्ले। वहां बैठे बुजुर्ग बाबूजी ने उन्हें पहचान लिया। अरे सावित्री बहन, बरसों बाद आई। सावित्री मुस्कुराई। चिट्ठी भेजनी है बेटे को। बाबूजी ने हाथ बढ़ाया। नाम बताइए। नरेंद्र वर्मा। पता वही है जो पहले दर्ज था, मुंबई वर्सोवा का। उन्होंने कांपते हाथों से लिफाफा आगे बढ़ाया। बाबूजी ने उसे तौलकर टिकट चिपकाया और रजिस्टर में नाम लिखा। कोई जवाब आए तो हम खबर भेजेंगे बहन जी, उन्होंने भरोसा दिलाया। सावित्री ने हल्के सिर हिलाया। जब वापस मुड़ी
तो हवा में हल्का सा सुगंध भरा था, जैसे पुराने दिनों की कोई स्मृति फिर से चल पड़ी हो। रास्ते में उन्होंने 2 गुलाब खरीदे, एक खुद के लिए, एक उस दीवार पर रखने के लिए जहां नरेंद्र की तस्वीर लगी थी। मुंबई की हलचल में, उधर मुंबई में नरेंद्र अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर ढेरों ईमेल्स की कतार, रिपोर्ट्स की चिन्हित गिनती और कानों में मैनेजर की निर्देशात्मक आवाजें, सब उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन आज उसकी आंखें बार बार खिड़की से बाहर दौड़तीं, जहां समुद्र अपनी लहरों से अजीब सी कहानियां कह रहा था। टी टेबल पर रखा अधबुना स्वेटर और मां की आखिरी राखी, जो बिना कुछ कहे हर साल आ जाती थी। क्यों नहीं लिखती अब, उसने मन में सोचा। फिर अचानक बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे पर आया। सर, पोस्ट आया है आपके नाम। नरेंद्र चौंका। पोस्ट? किसकी? कोई बूढ़ी अम्मा के नाम से है। बहुत धीमी आवाज में बोली थी कि बेटा इसे पढ़ेगा तो समझ जाएगा। नरेंद्र ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। वही मां की लिखावट, वही हल्का नीला रंग, अंदर जैसे बिजली कौंधी। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया, लैपटॉप हटाया और लिफाफा खोला। चिट्ठी खुलती है। प्रिय नरेंद्र, स्वेटर पूरा हो रहा है। हर फंदे में तुझे याद किया, हर गांठ में तेरी चुप्पी को बांधा। क्या तू भी कभी अपनी सुई उठा पाएगा? शायद अब वो समय है जब मां की बातें तर्क से नहीं, प्रेम से सुनी जाए। लौटा, मां। नरेंद्र की आंखों में नमी आ गई। पल भर में वो सारा गुस्सा, सारा तर्क, सारी व्यस्तता तिनके की तरह उड़ गया। उसने फोन उठाया। उंगलियां कांप रही थीं। स्क्रीन पर वही पुराना नाम, मां। और इस बार उसने नंबर दबा ही दिया। फोन उधर गांव में बजा। सावित्री देवी बरामदे में बैठी स्वेटर का अंतिम फंदा बुन रही थीं। घंटी बजी। 1, 2, 3 बार। उन्होंने सुई नीचे रखी। हाथ कांपे, लेकिन फोन उठाया। हां? उधर से आवाज आई, मां। एक क्षण को समय ठहर गया। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ मुस्कुरा रहे थे। तेरा स्वेटर पूरा हो गया बेटा। फोन कट चुका था, पर कमरे में अब भी नरेंद्र की आवाज गूंज रही थी। मां। सावित्री देवी की उंगलियां अब भी कांप रही थीं। बरसों से जो हाथ सिर्फ ऊन की गांठें खोल रहे थे, आज एक भावनात्मक गांठ भी ढीली कर आए थे। वे वहीं बैठी रहीं, जैसे कोई सपना देखने के बाद आदमी कुछ पल चुप खड़ा रहता है। फिर धीरे धीरे उन्होंने स्वेटर उठाया। अब पूरी बाहें जुड़ चुकी थीं, गर्दन की किनारी बस अधूरी थी। उन्होंने सुई थामी और नई ऊर्जा के साथ धागा फिर से चढ़ाया। अब स्वेटर तो समय पर पूरा करना होगा, वो आ सकता है। उधर मुंबई में नरेंद्र की आंखें उस नीले लिफाफे पर टिकी थीं, जो अभी कुछ पल पहले ही खोला था। चिट्ठी की स्याही अब भी ताजा लग रही थी, जैसे हर शब्द उसके लिए ही लिखा गया हो। मां अब भी वही है, सब कुछ वैसा ही। पर क्या वो अब भी वैसा ही था? उसने ऑफिस से छुट्टी ली और बैग पैक किया। एक स्वेटर, कुछ जरूरी कपड़े और वही पुराना ऊन का टुकड़ा जिसे कभी उसने गुस्से में अधूरा छोड़ दिया था। ट्रेन रात की थी, वही गांव वाली जो 7 साल पहले वह छोड़कर गया था। हर स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती, वो खिड़की से बाहर देखता, कहीं मां दिख जाए, जैसे कोई दृश्य बिन बुलाए आंखों में उतर आए। मोबाइल में नेटवर्क कभी आता, कभी चला जाता, लेकिन दिल की लाइनें अब जुड़ रही थीं, बिना किसी व्यवधान के। गांव में प्रतीक्षा की तैयारी सरला सुबह सुबह आई, आंखों में चमक थी। अम्मा जी, क्या सच में नरेंद्र बाबू का फोन आया था? सावित्री ने हां में सिर हिलाया। कहां है? आ रहा है। सरला ने जल्दी जल्दी आंगन साफ किया, खिड़की की पर्दे बदले और रसोई में खीर चढ़ा दी। आज आपके चेहरे पर बरसों बाद रोशनी दिख रही है, सरला ने मुस्कुराते हुए कहा। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, बस स्वेटर का अंतिम फंदा पूरा किया। फिर उसे मोड़कर एक कपड़े में लपेट दिया, जैसे कोई सहेजी गई विरासत हो। उसी समय खिड़की से धूप भीतर आई।
बरामदे की दीवार पर पड़ी परछाई में मां और स्वेटर की सूरत एक हो गई, पुरानी पर सजीव। ट्रेन गांव पहुंचती है। स्टेशन पर उतरते ही नरेंद्र की आंखें भीग गईं। स्टेशन की दीवार पर अभी भी वही पुरानी पोस्टर थे, वही कुल्हड़ की चाय, वही भुट्टे वाला। पर कुछ तो बदल गया था। वो ऑटो पकड़कर घर की ओर चला। सड़कें वही थीं, पर हर पेड़ जैसे एक पुरानी बात कह रहा था। गांव की गलियां आज चुप नहीं थीं। हर कोना किसी गुमशुदा संवाद की प्रतीक्षा में था। जब वह गली में पहुंचा, सामने वही पुराना दरवाजा था और दरवाजे पर मां बैठी थीं, हाथ में वही नीला स्वेटर। नरेंद्र उतर कर कुछ देर उन्हें देखता रहा। वो बुजुर्ग स्त्री उसकी मां ही थी, पर अब उसमें उम्र की थकान के साथ एक जीत की चमक थी। सावित्री उठी। नरेंद्र पास आया। उन्होंने धीरे से स्वेटर उसकी ओर बढ़ाया। पूरा हो गया बेटा, लेकिन तू जब तक पहनेगा नहीं, तब तक मैं इसे पूरी तरह पूरा नहीं मानूंगी। नरेंद्र ने कांपते हाथों से स्वेटर लिया, पहना, और जैसे सालों की चुप्पी उस ऊन की गर्माहट में घुल गई। मां और बेटे ने एक दूसरे को देखा। कोई शब्द नहीं कहा, कोई क्षमा नहीं मांगी, कोई तर्क नहीं किया। बस एक गहरी, सजीव, शांत स्वीकृति थी। रात का खाना खामोशी में बीता, पर वह चुप्पी अब पहले जैसी बोझिल नहीं थी। मां ने रोटियां सेंकी। नरेंद्र ने सब्जी की थाली सजाई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया, जैसे रिश्ते फिर से बुनने शुरू हो गए हों, बिना कोई सिलाई दिखाए। खाने के बाद सावित्री ने धीरे से कहा, तेरे कमरे की अलमारी खोली थी मैंने, अब भी तेरी पुरानी किताबें हैं। नरेंद्र ने आश्चर्य से देखा। अलमारी अब भी वैसी ही है? हां, मां बोली, बिल्कुल वैसी ही, जैसे तू अभी भी यहीं हो, हर दिन। नरेंद्र बिना कुछ कहे कमरे में चला गया। कमरे में पुराना जीवन, कमरे में हल्की सी महक थी, पुरानी किताबों, बंद खिड़की और एक भटकी हुई याद की। अलमारी खोली तो सामने वही भूगोल की किताब, पापा की पुरानी घड़ी और ऊपर के खाने में एक छोटी सी डायरी। उसने डायरी उठाई, खोला तो पहला पन्ना मां के हाथ से लिखा था, नरू के लिए। जब तू बड़ा हो जाएगा, ये डायरी तुझे याद दिलाएगी कि बचपन केवल समय नहीं होता, वो जीवन का सबसे ईमानदार हिस्सा होता है। पन्नों में मां की लिखी बातें थीं। उसके पहले शब्द, पहला स्कूल डे, पहली बार अकेले बाजार जाना, पहली चोट और पहली राखी। नरेंद्र की आंखें नम हो गईं। उसने पास रखे पुराने बक्से में देखा। वहीं रखा था उसका पहला झुनझुना, मां के हाथ से सिला छोटा तकिया और एक अधूरी चिट्ठी। उसने वह चिट्ठी निकाली। बेटा, मैं नहीं जानती कि हम कब और कैसे अलग हो गए। शायद जब तू बड़ा हो गया और मैं छोटी पड़ गई। पर जान कि मां कभी छोटी नहीं होती। वो बस खामोश हो जाती है ताकि बेटा बड़ा महसूस कर सके। मां, अगली सुबह। संवाद की सुई सुबह। जल्दी उठकर नरेंद्र ने चाय बनाई और मां के पास लाकर रखा। काफी कुछ बदल गया है, उसने कहा। बदलना बुरा नहीं बेटा, मां ने मुस्कुराकर कहा। बुरा तब होता है जब हम बदलकर भी खुद को भूल जाएं। चाय के घूंटों के बीच एक नई बातचीत शुरू हुई। नरेंद्र ने मां से पूछा, आप अकेली कैसे रह लेती थीं? मां हंसी। मैं अकेली नहीं थी बेटा, तेरी यादें हर कोने में थीं। बस तेरी आवाज नहीं थी, वो अब आ गई है। स्वेटर की अंतिम परख। नरेंद्र ने स्वेटर पहना और आईने में देखा। फिटिंग थोड़ी ढीली थी, लेकिन उसमें गर्मी थी, एहसास था। मां की उंगलियों की छाप थी। वह मुस्कुराया और बोला, मां, अब मुझे भी ऊन पकड़ना सिखाओ। मैं भी कुछ बुनना चाहता हूं, शायद हमारे रिश्ते का अगला हिस्सा। मां की आंखें चमक उठी। बिल्कुल, लेकिन ध्यान रहे, हर गांठ में धैर्य चाहिए होता है। उस रात सावित्री ने खिड़की से झांका। आंगन में चांदनी उतर आई थी। अंदर नरेंद्र ऊन की सुई थामे बैठा था। पहला फंदा लगाते हुए उसकी उंगलियां कांपी, लेकिन मां ने हाथ थाम लिया। गलती होगी, उन्होंने कहा, पर याद रख,
हर रिश्ते की शुरुआत गलत फंदे से होती है, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। नरेंद्र अब हर शाम मां के पास बैठता, ऊन की सुई पकड़ता और नई बुनाई सीखता। शुरुआती उलझनों के बाद अब उसकी उंगलियां धागों से दोस्ती करने लगी थीं। एक दिन जब वो मां के पुराने संदूक से ऊन का गोला ढूंढ रहा था, तभी उसके हाथ एक पुरानी रेशमी थैली लगी। मां, ये क्या है? उसने पूछा। सावित्री चौंकी। उनकी आंखों में एक पल को कुछ ऐसा तैर गया जो नरेंद्र ने पहले कभी नहीं देखा था। झिझक, दर्द और एक छिपी स्मृति। वो मत खोलो, उन्होंने धीमे से कहा, पर नरेंद्र रुक नहीं पाया। उसने थैली खोल ली। अंदर एक नन्हा बच्चा स्वेटर था, पीले रंग का। साथ में एक छोटी सी फोटो, दो छोटे बच्चे, दोनों बिल्कुल एक जैसे, जुड़वां। नरेंद्र ठिठक गया। ये कौन है मां? सावित्री ने गहरी सांस ली। वक्त आ गया है तुझे बताने का। पुराना पन्ना, एक और गांठ। तेरा एक भाई था, सावित्री ने धीमी आवाज में कहा। नाम था निखिल। तुम दोनों जुड़वां थे, लेकिन एक बुखार आया जब तुम 2 साल के थे। डॉक्टर दूर था, गांव में दवा नहीं मिल पाई और आंखें भर आईं। निखिल चला गया। नरेंद्र अवाक बैठा रहा। मां, आपने कभी बताया नहीं? कैसे बताती? एक बेटे को खोकर दूसरा जो बचा था उसे सीने से लगा लिया था, पर उस प्यार में डर भी था, खोने का, चुप रहने का, बांध कर रखने का। शायद वही डर हमें दूर ले गया। नरेंद्र ने पहली बार मां की चुप्पी की जड़ देखी थी। वो चुप्पी सिर्फ उसकी गलतियों की नहीं थी, वो गम की तह में बसी थी। स्वेटर की दूसरी परत। उस रात नरेंद्र ने उस पीले बच्चे स्वेटर को अपनी गोद में रखा और पहली बार ऊन की नई सिलाई शुरू की। मां के साथ नहीं, मां के लिए। क्या कर रहा है? मां ने पूछा। एक स्वेटर बनाऊंगा, निखिल के नाम का। जो आप अधूरा छोड़ आई थीं, उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, बस सुई थामी और उसके पास बैठ गईं। ये स्वेटर कभी कोई पहनेगा नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन हर फंदे में वो होगा जो हम दोनों ने खोया और फिर भी साथ रखा। एक नई गांठ। समझ का नाम। अगली सुबह नरेंद्र ने गांव के पुराने मंदिर में जाकर एक दिया जलाया। उस दिए के सामने रखा था अधूरा पीला स्वेटर और एक छोटा कागज। भाई, तुम नहीं रहे, पर मां का डर आज भी तुम्हारे आकार में हमारे बीच था। अब मैं उसे भी बांध रहा हूं, एक नई गांठ में, जिसमें दुख नहीं, समझ है। तेरा भाई। घर लौटते वक्त मां ने आज पहली बार नरेंद्र से कहा, अब तुझसे कोई उलझन नहीं रही। अब तेरे हर फंदे में वो गर्मी है जो रिश्ते मांगते हैं। सुनना, समझना और कभी कभी सिर्फ साथ बैठ जाना। नरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, ऊन की गांठें अब सुलझने लगी हैं मां। शायद अब समय है एक नया स्वेटर बुनने का, जिसमें न शिकवा हो, न गलती, बस हम हों। अब सावित्री देवी के चेहरे पर एक नई चमक थी। उम्र भले ही शरीर को थका दे, लेकिन जब मन हल्का होता है तो चेहरे पर एक जानी पहचानी रोशनी लौट आती है। एक शाम जब नरेंद्र बुनाई के लिए ऊन की नई डलियां लेकर आया, तो मां बरामदे में एक पुरानी कॉपी में कुछ लिख रही थीं। मां, अब क्या बुन रही हो? सावित्री ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, अब ऊन नहीं, यादें बुन रही हूं। तुम्हें बताना है ना कि मैं मां कैसे बनी, कैसे टूटी और फिर कैसे जुड़ गई। नरेंद्र उनके पास आ बैठा। यह डायरी है? नहीं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पत्रिका के लिए कहानी भेज रही हूं। नाम है ऊन की गांठें। नरेंद्र ठिठका। वही नाम जो तुम्हारी बुनाई की हर परत में था। गांव में नया सपना। इसी बीच नरेंद्र के मन में एक नया विचार आकार ले रहा था। वो हर दिन बुनाई सीखते सीखते सोचता, मां की उंगलियों में जितनी कारीगरी है उतनी तो किसी प्रोफेशनल डिजाइनर में नहीं होती। एक दोपहर उसने मां से पूछा, अगर गांव की औरतों को यह कला सिखाई जाए तो क्या वो भी अपनी गांठें सुलझा पाएंगी? मां चौंकी, फिर धीरे से बोली, ऊन से बस कपड़ा नहीं बनता बेटा, वो एक सुनने की प्रक्रिया है।
जब कोई स्त्री बुनाई करती है तो उसमें वो सब बुन देती है जो वो कह नहीं पाती। नरेंद्र की आंखों में चमक आ गई। अगले ही हफ्ते गांव के पंचायत भवन में एक पोस्टर लगा, बुनाई सीखें, ऊन से रिश्ते बांधें, नरेंद्र वर्मा और सावित्री देवी द्वारा सिखाया जाएगा। पहली कक्षा, कहानियों से बुना ज्ञान। पहली ही कक्षा में 10 महिलाएं आईं। कोई विधवा थी, कोई बहू, किसी के पति शहर गए थे तो किसी के बेटे बात नहीं करते थे। सावित्री देवी ने ऊन के गोले सभी को बांटे। आज कोई पैटर्न नहीं सिखाया जाएगा, उन्होंने कहा। सिर्फ एक गांठ बांधिए और सोचिए वो किस याद से जुड़ी है। धीरे धीरे महिलाएं बुनने लगीं और उसी के साथ खुलने लगीं। किसी ने मां की याद में गांठ बांधी, किसी ने खोई हुई बेटी के लिए और किसी ने अपने भीतर की थकान के लिए। बुनाई कक्षा धीरे धीरे कहानी कक्षा बन गई। मां की कहानी प्रकाशित कुछ हफ्तों बाद सावित्री देवी की कहानी एक हिंदी पत्रिका में प्रकाशित हुई। ऊन की गांठें, एक मां की चुप्पी का दस्तावेज। नरेंद्र ने वह पत्रिका शहर भेजी, अपने दोस्तों को, पुराने सहपाठियों को। कई ने फोन किया, कुछ ने ईमेल। एक लेख ने उस गांव की बुजुर्ग मां को लेखक बना दिया था। अब सावित्री देवी की ऊन की दुकान गांव की महिलाएं चलाती थीं। नाम रखा गया, गांठ रिश्तों की बुनाई। एक शाम की बात, नरेंद्र और मां आंगन में बैठे थे। चाय के साथ स्वेटर का पैकेट था। इस बार किसी ग्राहक के लिए नहीं, बल्कि एक नवजात के लिए। किसके लिए? मां ने पूछा। नरेंद्र ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, शहर में एक दोस्त की बेटी हुई है। पहली बार कोई स्वेटर मैं खुद पूरा बुन रहा हूं, पर हर फंदा तुमने सिखाया है मां। सावित्री की आंखें भर आईं। अब तू वही कर रहा है जो मैंने जीवन भर किया, बिना कहे अपने हिस्से की गर्मी बांटना। सर्दियों की एक सुबह थी। हल्की धूप आंगन में पसरी थी। मां सावित्री देवी की उंगलियां आज भी ऊन में उलझी थीं, पर अब वो पहले जैसी तेज नहीं थीं। उम्र अब उनके कंधों से झांकती थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा सुकून था। नरेंद्र ने धीरे से पूछा, मां, आज क्या बुन रही हो? मां मुस्कुराई। एक आखिरी स्वेटर, पर यह किसी के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। जब मैं इस घर से जाऊं तो मेरे पास भी कुछ हो जो मैंने अपनी चुप्पियों से बुना हो। नरेंद्र कुछ नहीं बोला, बस उनके पास बैठ गया। उनकी बुनाई की लय अब धीमी हो चुकी थी। हर फंदे के साथ वो जैसे कोई अधूरी बात पूरी कर रही थीं। अंतिम गांठ बांधते हुए उन्होंने ऊन की डलियों को देखा। अब इनमें कुछ बाकी नहीं रहा। नरेंद्र ने धीरे से स्वेटर को उनके हाथों से लिया और उसे तहकर उनके पलंग पर रख दिया। ये सिर्फ ऊन नहीं है मां, ये आपके जीवन का दस्तावेज है। विदाई की रात, उसी रात मां ने नरेंद्र को पास बुलाया। एक वादा करोगे? क्या मां? जब मैं न रहूं तो ये स्वेटर किसी को देना मत, इससे मेरे पास ही रखना। मैं नहीं चाहती कि मेरी चुप्पियां अब किसी और की हों। नरेंद्र ने सिर हिलाया। मां, आपकी चुप्पियां अब शब्द बन चुकी हैं, कहानी बन चुकी है। वो हर गांठ अब लोगों को समझ में आने लगी है। सावित्री ने मुस्कुराकर आंखें मूंद लीं और फिर उनकी सांसें धीरे धीरे थम गईं। आखिरी बुनाई कुछ हफ्तों बाद गांव में उनकी याद में एक छोटा सा केंद्र बना। ऊन की गांठें, रिश्तों की कहानी, जहां महिलाएं न सिर्फ बुनाई सीखती बल्कि अपने मन की गांठें खोलती। नरेंद्र अब हर दिन वहां आता, बच्चों को भी ऊन से खेलना सिखाता। स्वेटर जो मां ने बुना था अब एक कांच के फ्रेम में लगा हुआ था। उस पर एक कागज की चिट। हर गांठ एक चुप्पी थी, पर अब वो शब्द बन चुकी है, समापन। जब ऊन जीवन बन जाता है, ऊन की गांठें अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, वो एक चुप्पी से संवाद तक का सफर बन गई थी। नरेंद्र जब भी नई बुनाई शुरू करता, मां की आवाज उसके भीतर गूंजती, धैर्य से बुन बेटा, ऊन भी समझता है कब मन सच्चा है। और यूं
एक मां की खामोशी ने पूरे गांव की आवाज बन ली।